वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। और आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2। ओके, फटाक फटाक से करेंगे, फटाक फटाक से शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। ओके, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, दोबारा से क्लास ले रहे हैं क्योंकि एक बच्ची बोली मैम शुरू से लेते हैं, दोबारा वो गायब हो गई। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो हमने कर लिया, और एक पेपर है मुस्लिम लॉ का, वो भी हमने कर लिया। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या तरीका है। मतलब प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, उसका इलेक्शन, उसका टाइम कितना पदावधि रहेगा, कितने साल तक रहेगा, पुनर्विध क्या वो उसका री इलेक्शन हो सकता है, और उसकी पात्रता क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। ठीक है ना, भारत देखो आर्टिकल 52 से 62 तक दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट ना। ठीक है, शैल हैव अ प्रेसिडेंट ना। जहां शैल लिखा होता है बेर एक्ट में, उसका मतलब होता है मैंडेट। ठीक है, होना ही है वो। ठीक है, ओके। चुनाव की विधि कहाँ दी हुई है, तो देखो चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब होता है, जब जनता डायरेक्ट चुनाव वोट देती है। जैसे हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं अपना पीएम सीएम चुनने के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम वोट नहीं देते। ठीक है, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज ईसी, और हिंदी में निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो देखो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज। ठीक है, जो चुनाव के द्वारा गए हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए थे वोट देकर। ठीक है, लोकसभा में, ना कि जिनको राष्ट्रपति ने, देखो राष्ट्रपति भी कुछ मेंबर्स का, जैसे कहीं राज्यसभा में 12 मेंबर का चुनाव इलेक्शन के द्वारा चुन कर भेजता है। ठीक है, एज ए एमपी। तो ये एमपी जिनको राष्ट्रपति ने ही चुनकर भेजा है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा भी ये देखना है कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल है। लोकसभा राज्यसभा के एमपीज हो गए। ठीक है, प्लस विधानसभा की, ना कि विधान परिषद के। ठीक है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती। विधानसभा के एमएलए हो गए। ठीक है, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की भी, जो कि दोनों केंद्र शासित हैं, बट दोनों में चूंकि विधानसभाएं हैं तो वहाँ के एमएलए भी शामिल हो गए। मतदान की पद्धति क्या है, वोटिंग किस प्रकार से होती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसके द्वारा चुनाव होता है। क्या होता है अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें गुप्त मतदान होता है। ठीक है, ओके। मतों का मूल्य कैसे लिया जाता है, देखो प्रत्येक विधायक और सांसद के मत का मूल्य अलग होता है। मतलब एमएलए और एमपीज के वोट का मूल्य अलग होता है। एमएलए कौन होते हैं, जो जाहिर सी बात है राज्य विधानसभा में होते हैं। ठीक है, सो कैसे चुना जाता है, उस राज्य विधानसभा में, मान लो फॉर एग्जांपल कोई राज्य है, उसकी पूरी जनसंख्या 100 है। ठीक है, और उस राज्य में कुल एमपी 5 है। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, मान लो 100 बहुत कम हो जाएगा, मान लो कि 100,000 है। ठीक है, और पूरे एमपीज कितने हैं, 20। ठीक है, तो उसका जो जनसंख्या है, जितने एमएलएज हैं, उससे भाग दे देंगे। ये हो गया 2 3 आएगा, उसको भी 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो एक एमएलए की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक, एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना हो गया, 5। ठीक है ना, यूपी एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एमएलए ज्यादा है, तो उनका वोट का वैल्यू भी अधिक होगा। और सिक्किम एक छोटा राज्य है, तो वहाँ कम एमएलए हैं, कम जनसंख्या है, तो वोट वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, ये एमएलए हो गया। एमपीज का कैसे चूज करते हैं, अब क्या करेंगे, जितने भी एमएलए पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में जितने भी एमएलए हुए, उनका वोट वैल्यू जितना था, मान लो कि एक हर राज्य का अलग अलग वोट वैल्यू था, फिर उसका जोड़कर जितना, मान लो कि पूरे देश का 1 लाख हो गया। ठीक है,
वैल्यू और एमपीज टोटल कितने हैं पूरे देश में, लोकसभा राज्यसभा मिला के उनको जोड़ लेंगे और इसे भाग दे देंगे, जो आएगा वो एमपीज का वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। तो सबका वोट वैल्यू अलग अलग होता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि संसद और राज्य की भी संतुलन बना रहे। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, आर्टिकल 56 में पदावधि दी हुई है, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करके अपने पोस्ट पर बैठता है सीट पर, उस दिन से 5 साल तक वो अपने पोस्ट पर रहेगा। इन केस उसे 5 साल पूरा हो गया तो उसे हटाया नहीं जाएगा, तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब नेक्स्ट राष्ट्रपति उसकी जगह पे पद को ग्रहण न कर ले। पदावधि समाप्ति के बाद भी अगले राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने तक वह पद पर बना रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पूर्व भी त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ओके। और संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा माध्यम से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति के पुनर्विचार की पात्रता, ठीक है, आर्टिकल 57 था ये। ठीक है, भारत संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने पर कोई रोक नहीं है, मतलब एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा। देखो भारत में ये नियम हटने वाला था, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 बार हो गए थे। ठीक है, तीसरी बार ये रूल लाया जा रहा था कि नहीं 2 बार हम भी सीमा लिमिट लगा देते हैं। इन्होंने कहा ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं तीसरी बार खुद ही इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इसलिए नहीं लगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति असीमित बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, 1950 से लेकर 1962 तक। वे भारत के पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार पूर्ण कार्यकाल निभाया है। ठीक है, चलो ओके। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है, तो आर्टिकल 58 में दिया गया है। ठीक है, भारत का नागरिक हो, जाहिर सी बात है, कम से कम 35 साल की आयु पूरा किया हो, सिटीजन 35 ईयर। और एक चीज और है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। ठीक है ना, देखो लोकसभा निर्वाचित सदस्य होने के लिए जो आयु होती है वो होती है, देखो लोकसभा मतलब कि सांसद, और एक व्यक्ति जो 25 साल का है वो सांसद बन सकता है। तो एक कंट्रोवर्सी टाइप का नहीं दिख रहा, आई थिंक 25 साल होता है भाई। चलो छोड़ो, उसके अंदर नहीं जाएंगे, तुमको कंफ्यूज हो गए, हम टॉपिक्स बाहर चला जाएगा। और ठीक है, तो 35 साल प्लस लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ठीक है, और उसके नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, प्रपोजर और सेकेंडर होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखो कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो क्या हो, भारत का सिटीजन हो। ठीक है, ओके, सिटीजन 35 साल की एज पूरी कर लिया हो और लोकसभा का सदस्य रखने का निर्वाचित होना, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो ना। अब क्या होगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा, है ना, तो बहुत सारे लोग, कोई भी इधर उधर के लोग खड़े हो जाते थे। ठीक है, 50 लोग 60 लोग। 1974 में ये रूल आया कि नहीं, अब कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है, कोई भी नहीं खड़ा होगा, जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो रहा है। ठीक है, कम से कम 10 लोग, 1974 में आया कि कम से कम 10 लोग, कौन से 10 लोग, जो MP MLA हों। ठीक है, उसके नाम का प्रपोजल दें। ठीक है, और प्लस 10 लोग, ठीक है, प्रपोजल आने पर उसका अनुमोदन सपोर्ट करें। ठीक है, प्लस फीस लगती थी 2500 रुपये। ठीक, ओके। 1997 में ये 10 प्रपोजल बढ़ के 50 हो गया और ये 10 अनुमोदक बढ़ के 50 हो गया, मतलब अब टोटल 100 मेंबर का सपोर्ट तो चाहिए, प्लस 15,000 रुपये। चलो, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ
एनी ऑफिस जो होल्ड करता हो, कोई ऐसी नौकरी करता हो जिसे उसको सरकारी रूप से क्या लाभ हो रहा हो, ठीक है। लेकिन लाभ के पद पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये चारों पद नहीं आते हैं। अगर वो इन चारों पद पर है तो एज ए राष्ट्रपति वो हो सकता है। चलो, ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु, हमने जो ऊपर देखा उसका शॉर्ट नोट हो गया, ठीक है। चलो, निष्कर्ष में क्या होगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन फिर वही होता है जो भी आपने ऊपर समझा उसका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। इस कथन के आलोक में राष्ट्रपति की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं मुक्तियों की विवेचना कीजिए। सो ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर एंड ड्यूटीज, ठीक है, और उसको जो प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, ये तीन चीजें हमें देखनी है, ठीक। सो सबसे पहले जब आर्टिकल 52 मैंने बोला कि इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड है कि जो भारत के जो भी कार्य होंगे, ठीक है, संघ के जो भी कार्य होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 53(1) कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है, उस पर राष्ट्रपति का नाम रहेगा और उसी के अनुसार वह शक्ति संविधान के उपबंधों के अनुसार होकर प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति में संघ की सारी शक्ति निहित होंगी और इन शक्तियों का यूज वो स्वयं कर सकता है, ठीक है, या अपने किसी अन्य ऑफिसर से इस करवा सकता है, मतलब किसी को नियुक्त कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बड़ा व्यक्ति, उसके पास 1000 काम है तो अपने अंडर कोई एज ए एजेंट नियुक्त करता है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ राष्ट्रपति क्या करता है, किसी ऑफिसर को नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है, देश का, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है और उसकी कार्यपालिका शक्ति का संवाहक माना जाता है, परंतु वह एक संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है जहां वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। क्या बोल रहा है ये संघ का प्रमुख है, हेड है ना, सारा काम उसके नाम से हो रहा है, बट ये काम एक्चुअली कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल में पावर मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है, बट इसके नाम से सिर्फ हो रही है। चलो, राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं। कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। कार्यपालिकीय शक्तियां क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, तुम इसको देखो, एग्जीक्यूट करना, नॉर्मल हिंदी होगी नियुक्ति, ठीक है। सो कौन कौन से व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, तो सबसे पहले मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ओके। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन जीत कर जाता है ना, हाँ, तो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाएगी, उनका जो नेता होगा, ठीक है, बहुमत का पार्टी का जो नेता होगा उसको प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति नियुक्त करेगी और उसी पार्टी में से अन्य मिनिस्टर जो कि 15% से अधिक नहीं होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। बट देखो, राष्ट्रपति कर रहा है किसकी सलाह पे कर रहा है, प्रधानमंत्री की, जिस प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसने खुद की थी, ठीक है। नाउ सलाह मतलब प्रधानमंत्री बोल रहा भैया तुम इनको एज ए मिनिस्टर नियुक्त करना है, राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, देखो इसका भी जो है नाम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ही देता है। भारत के सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जज, ठीक है। उच्च पदस्थ अधिकारियों जैसे सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया, चुनाव आयुक्त इत्यादि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, देखो। सो अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन करता है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर क्या आएगा कि नियुक्तियां, कौन कौन सी वो नियुक्तियां करता है। फिर जो इंटरनेशनल संधियां हो रही हैं उसकी भी अनुमोदन करेगा वो, और केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरी का क्या करेगा, प्रशासन करेगा। नाउ लेजिस्लेटिव पावर क्या है, विधायी शक्तियां। विधायी मतलब ऑफ कोर्स विधायी क्या होता है, लेजिस्लेचर, जहां कानून बनता है, इसका मतलब हमारा संसद, ठीक है, ओके। संसद 3 लोगों से मिलता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो विधायी शक्ति अभी हमने देखा संसद से संबंधित होगा, ठीक है। संसद के अधिवेशन को बुलाना, स्थगित करना और विघटित करना, लोकसभा को भंग करना, संसद के पहले सत्र में अपना भाषण देना, ठीक है, और विधेयकों की स्वीकृति, मतलब जो बिल आए हैं, एक्ट्स उसके पास आए हैं, उसको स्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है, जब लोकसभा सत्र में नहीं है, ठीक है,
और कोई स्पेशल कानून राष्ट्रपति को लागू करवाना है तो वो क्या करता है, अपना एक अध्यादेश जारी कर देता है, एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है, जो कि अगले लोकसभा सत्र तक एज ए लॉ लागू रहता है। ठीक है, मोस्टली 6 मंथ के लिए होता है। ठीक है, तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें थी? विधायी शक्ति में आएगा। देखो क्यों? क्योंकि कानून बनाने का काम लोकसभा का है, मतलब संसद का है ना। विधानमंडल, विधायी, ऐसे याद करना इसको। ठीक है, अब संसद जब नहीं है तो राष्ट्रपति बना रहा है। ठीक है, वित्तीय शक्ति मतलब वित्तीय मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे से संबंधित। बजट को संसद में प्रस्तुत करना, जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद की मदद से करेगा। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और भारत के कोष से धन खर्च करने की अनुमति राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई जो है भारत की कोष से धन खर्च कर सकता है। ठीक है, ओके। चौथी न्यायिक शक्ति क्या है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमा, दंड में परिवर्तन, उपशमन, विलंब आदि का अधिकार। कोई व्यक्ति चाहे उसे मृत्यु दंड ही मिला हो, चाहे ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्फर्म हो, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। अगर उसने क्षमा कर दिया तो ऐसे नहीं हो, क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं कहलाएगा एक्स अपराधी या उसने अपराध किया था क्षमा पा गया, वो ऐसे हो जाएगा जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। ठीक है, और पांचवा है सैन्य शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 54 भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, युद्ध घोषित करने और संधियां करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। एक्चुअली करता तो मंत्रिपरिषद है, पर मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, ऐसा संविधान वर्णित करता है। आपातकालीन शक्तियां क्या है? वेरी गुड, इमरजेंसी की। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। देखो ये हम लोग आपातकाल में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बट याद रखना आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है? अब उसको क्या प्रिविलेज है? ठीक है, व्यक्तिगत दायित्व से छूट, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। ठीक है, विधिक दायित्व से अगर उसने कोई गलती कर दिया, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर उसने जो कार्य किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हुए, एज ए प्रेसिडेंट होते हुए कार्य किया है। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति किसी भी कार्य या कथन के लिए न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि वह अपने कार्य क्षेत्र में हो। ठीक है, फौजदारी कार्यवाही से संरक्षण, जब तक वह राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ठीक है, सिविल कार्यवाही से संरक्षण, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई सिविल कार्य, देखो जब वो राष्ट्रपति है तो जब तक वो राष्ट्रपति है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, बट सिविल केस चलाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, उसके बाद ही कार्यवाही प्रारंभ होगी। न्यायिक जांच से मुक्ति, राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा केवल यह देखने के लिए हो सकती है कि क्या वे कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं। ठीक है, चलो ये प्रिविलेज हो गया। इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, उन मुक्तियां क्या क्या है? आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके कार्यकाल के दौरान है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ देखा। उसके विरुद्ध, ठीक है, जो हमने पढ़ देखा वही शॉर्ट है, उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, सिविल केस सिर्फ 2 महीने पहले नोटिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक स्थिति क्या है? संवैधानिक रूप से शक्तिशाली परंतु वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये प्रेसिडेंट की स्थिति है, वी नो दैट। ठीक है, President is the nominal head, whereas real power is exercised by the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. 42 संशोधन द्वारा यह बात और स्पष्ट और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, इसको मैंडेटरी कर दिया गया। क्या बोल रहा है कि 42 अमेंडमेंट द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। नाउ देखने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक हेड है, बट वास्तविक शक्ति मिनिस्ट्री में वेस्टेड है। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रिपरिषद। और देखो प्रधानमंत्री जो होता है वो भी मंत्री ही होता है। ठीक है, बट वो जितने 15% मंत्री है उनका नेता होगा, मतलब उनका हेड होता है, तो सबसे बड़ा वाला मंत्री होगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। देखो हेड मिनिस्टर आप कहना चाहो तो कह लो, जैसे
स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, तो भी जो उनकी मिनिस्ट्री होती है उसका सबसे बड़ा नेता उसको चीफ वहां सब यूज करते हैं या प्राइम सब यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी प्राइम क्वालिटी है महत्व। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य 1995 1955, ठीक है, जस्ट न्यू न्यू संविधान बना है। राष्ट्रपति केवल संविधान के तहत कार्य करता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है। 1994 के केस से एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, राष्ट्रपति शासन लगाने के दुरुपयोग को रोका गया, राष्ट्रपति के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा संभव है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे वहां ये वाला केस अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये केस तैयार कर लेना, यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपातकाल में भी लिख सकते हो, ठीक। केशवानंद भारती हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित था। राष्ट्रपति संविधान के अधीन है, संविधान सर्वोच्च है ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। ओके, निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट में आपको ऐसे टाइप का लिखना है, ठीक है, जो आप समझो आंसर से वही आपको लिखना है, ठीक है। Here is the next question, and the next question is, wait a minute. Okay. क्या भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष है? क्या वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? विवेचना कीजिए। अभी हमने ऊपर देखा राष्ट्रपति की क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। तो वो वाला आंसर अगर तैयार है तो ये भी काफी हद तक आप पढ़ लोगे, ठीक। फिर भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का प्रमुख बनाया आर्टिकल 53 में। ऊपर हमने देखा संघ की कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, ठीक है। इवन आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति हमारी सेना का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति है, ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वह सिर्फ एक संवैधानिक जो अध्यक्ष है वो केवल नाम मात्र का है, या उसे कुछ स्वतंत्र विवेकाधिकार भी है, खुद से उसके द्वारा किए गए कार्य भी मान्य होंगे कि नहीं। चलो, तो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 74(1), प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी, राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 74(1) कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री है प्लस प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री का प्राइम हेड मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये क्या करेगी, प्रेसिडेंट को हर कार्य के लिए सलाह देगी, ठीक है, राय देगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को इसी सलाह के अनुसार काम करना है, इसके खिलाफ नहीं जा सकता वो, ठीक। आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको याद करना कैसे, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये ट्रिक से आप ये वाला अमेंडमेंट याद रख सकते हो, ठीक है। ये वाला करके आर्टिकल 74 में कुछ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मैंडेटरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, और ऐसी सलाह से कार्य करने के लिए क्या है, वो बाध्य होगा। शैल हमने ऊपर देखा कि राष्ट्र जहां शैल लग जाता है वहां मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आया 48 फोर्थ अमेंडमेंट 448, ठीक है। ये छोटी मोटी ट्रिक अलग अलग चीज के अलग अलग लागू होता है, इन दोनों अमेंडमेंट के लिए लागू हो सकता है। 1976 1978, ठीक। इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को थोड़ा सा विवेकाधिकार दिया कि अगर आप नहीं मानना चाहते मंत्रिपरिषद की बात को, तो आप क्या करो, जो भी सलाह उन्होंने दी है उसको आप, इन्होंने सलाह दी कि आप कोई काम करिए, इन्होंने सलाह इनको वापस कर दी, भैया इसमें पुनर्विचार करो, ये करने लायक तो मुझे नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, मैं तो आपको पुनर्विचार के लिए वापस भेजता हूँ, अब तो मुझे पावर मिल गई है 44th अमेंडमेंट द्वारा, ठीक। मंत्रिपरिषद ने कहा ना, यही काम करो। देखो मंत्रिपरिषद के पास कई ऑप्शन है, चाहे तो उस जो सलाह भेजी तो खत्म करके दूसरी सलाह भेज दे, चाहे उस सलाह में कुछ अमेंडमेंट कर दे, और चाहे तो सेम सलाह वापस भेज दे। मान लो मंत्रिपरिषद ने सेम सलाह वापस भेज दी, तो क्या प्रेसिडेंट फिर वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए? नहीं, अब वो बाध्य है, ठीक है। सो ये पावर भी इन केस थोड़ी सी राहत जरूर देती है, थोड़ी सी विवेक शक्ति देती है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनाती राष्ट्रपति को, ठीक है। चलो कुछ न्यायिक केस देखते हैं।
तो सबसे पहले आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, हमारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत वाला केस। ठीक है, देखो 42 और 44 दोनों अमेंडमेंट से पहले है ना, 1973 में ही आ गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जहां राष्ट्रपति का पद कैसा है, सिंबॉलिक है, सांकेतिक मात्र है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आया 1994, इन दोनों अमेंडमेंट के बाद केस। ठीक है, SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पे की जा रही हैं, प्रयोग की जाती हैं, परंतु वो वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह से ही नियंत्रित होती हैं। जो हमने देखा कि आर्टिकल 53 था, 53 है ना, उसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति के नाम से ही संसद, कार्यपालिका मतलब क्या, संघ की शक्ति, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब सेंट्रल जितना भी काम कर रहा है राष्ट्रपति के नाम से ही कर रहा है ना। तो इस केस में कहा SR मुंबई में को सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से भले ही की जा रही है सारी शक्तियों का यूज किया जा रहा है, बट एक्चुअली किसकी शक्तियां हैं, वो मंत्रिपरिषद की। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट केस है। और राम जवाहर कपूर बनाम पंजाब राज्य, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसी बात को दोहराया कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रियों के पास ही होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलो अब राष्ट्रपति की भूमिका, तो पहलू विवरण। ठीक है, सो सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का औपचारिक प्रमुख है, परंतु उसकी भूमिका कर्तव्यनिष्ठ मुहर के समान है। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने का उसके पास अभाव होता है, क्यों, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं उसके पास, कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति को सीमित विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देना, लोकसभा भंग करने का निर्णय जब स्पष्ट बहुमत ना हो, और अध्यादेश जारी करना। क्या क्या है ये तीनों शक्तियां, सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देना, जो जिस पार्टी के पास बहुमत होगा उसकी नेता को क्या करना, सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देना। ये भी राष्ट्रपति की भाई विवेकाधिकार शक्ति है, बट ये भी लिमिटेड है, क्योंकि जिसके पास बहुमत रहेगा उसे ही देना पड़ेगा। लोकसभा भंग करने का निर्णय जब स्पष्ट बहुमत ना हो, तो ये भी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बहुमत नहीं है तो भंग करना ही पड़ेगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जब लोकसभा बहुमत में ना हो। ठीक, चलो यही एक शक्ति हमको दिखती है जो उसके पास पूर्ण है, क्योंकि मंत्रिपरिषद नहीं है, बिना मंत्रिपरिषद के कहे पर ही स्वयं से ही अध्यादेश कर रहा है। ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाल रहा है। ठीक है, निष्कर्ष, कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस, शॉर्ट नोट्स, जैसे जैसे भी जो तुमको समझ में, कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ये डबल कंक्लूजन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।